हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अंकिता। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के दिसंबर 2009 के नेक्स्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं 30 क्वेश्चंस सॉल्व करवा चुकी हूँ, आप इससे पहले के वीडियो में देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। 31st क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निगमनात्मक तर्क में सम्मिलित है। ऑप्शन ए है पर्याप्त साक्ष्य, बी है अवलोचनात्मक विचार, सी है तार्किक संबंध देखना, डी है पुनः अवलोकन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 31 का सी, तार्किक संबंध देखना। निर्गमनात्मक तर्क में तार्किक संबंध देखना संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। आगमनात्मक बौद्धिकता आधारित है या पूर्वापेक्षा करती है। ऑप्शन ए है प्रकृति की एक रूपता, ऑप्शन बी है विश्व को ईश्वर ने बनाया है, ऑप्शन सी है प्रकृति की एकता, ऑप्शन डी है प्रकृति के नियम। तो यहाँ पर 32 का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रकृति की एक रूपता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। समालोचनात्मक चिंतन होने के लिए होना चाहिए। ऑप्शन ए है व्यवहारिक, बी है सामाजिक संगतता, सी है व्यक्तिक संतोष, डी है विश्लेषणात्मक। तो यहाँ पे 33 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक संगतता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा समानार्थक वक्तव्य है। ऑप्शन ए है मनुष्य ईश्वर की तरह है, बी है ईश्वर महान है, सी है गांधी जी राष्ट्र के पिता हैं, डी है मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य ईश्वर की तरह हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से 36 दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। नीचे दिए गए डायग्राम पर आधारित है। इस डायग्राम में 3 प्रतिच्छेदी वृत्त हैं। एच द हिंदू का प्रतिनिधित्व करता है, आई इंडियन एक्सप्रेस का प्रतिनिधित्व करता है, टी टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है। कुल मिलाकर 50 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया तथा वेन डायग्राम में दी गई संख्या संबंधित समाचार पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या इंगित करती है। यहाँ पे 3 तरीके के व्रत दे रखे हैं। इसमें एच जो व्रत है वो हिंदुस्तान का प्रतिपादन करता है, आई इंडियन एक्सप्रेस का प्रतिपादन करता है और टी टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रतिपादन करता है। और यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, वो उन लोगों के नंबर्स हैं जो इन न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, कितने व्यक्ति कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं, ये पूछा है इसमें। तो इसमें कम से कम पूछा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 12 + 8 + 5 + 2, 12 + 8 20, 20 + 5 25 + 2 27। यहाँ पर 27 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने व्यक्ति अधिक से अधिक 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं। अधिक से अधिक पूछा है इसमें, तो हमारा अधिक से अधिक में हमारा यहाँ पे ये तीनों हो जाएंगे, 12 8 5 2 हट जाएगा क्योंकि ये 3 लोगों को कवर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अधिक से अधिक 2 लोगों को पूछा है, 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं वो पूछा है। तो यहाँ पे 12 + 8 20 + 5 25 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित ग्राफों में से कौन सा नियमित या फिर आवधिक चल के व्यवहार एफ टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए
नियमित मतलब रेगुलर पूछा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं, इसमें ऊपर नीचे सभी जगह जा रहा है और रेगुलर मतलब एक सीक्वेंस से जा रहा है। बी में भी इस तरीके से ऊपर नीचे ग्राफ जा रहा है और वो भी एक सीक्वेंस से जा रहा है। डी में भी ऊपर नीचे एक सीक्वेंस से चल रहा है। लेकिन थर्ड वाले में क्या है, एक बार नीचे जाता है और ऊपर जाता है, मतलब एक सीक्वेंस इसमें नहीं है, एक नियमित रेगुलरिटी नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हमारा और यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर ये हमारा डाटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस हैं। 38 से लेकर 40 तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब ये 3 क्वेश्चन हमें इस ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं। चलिए देखते हैं। इस ग्राफ में यहाँ पे कुछ ईयर्स दिए हुए हैं, पंजीकृत रोगियों की संख्या दी हुई है और यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं नीचे, और जो इसमें अस्पताल X और Y को मेज़र किया हुआ है इस ग्राफ के अंतर्गत। आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस वर्ष में अस्पताल X और अस्पताल Y में पंजीकृत रोगियों की संख्या अधिकतम थी? तो यहाँ पर देखते हैं अस्पताल X और Y। X में हमारा 8000, Y में 6000, 8000 प्लस 6000 14,000। 2002 में देखते हैं, X में हमारा 10,000 है और Y में हमारा 4,000 है, तो यहाँ पे भी हमारा 14,000 हो जाएगा। 2003 में देखते हैं 8,000 प्लस 6,000, यहाँ पे भी 14,000 हो जाएगा। 2004 में देखते हैं 4,000 प्लस 6,000, तो यहाँ पे हमारा 10,000 हो जाएगा। 2005 में देखते हैं 4,000 प्लस 12,000, यहाँ पे 16,000 हो जाएगा। ऐसे तो 2006 में देखते हैं 2,000 प्लस 4,000, हमारा 6,000 हो जाएगा। तो मतलब सबसे ज़्यादा टोटल हमारा किसका आ रहा है, 2005 का आ रहा है 16,000, तो यहाँ पे हमारा 2005 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एक वर्ष में दोनों अस्पतालों में पंजीकृत रोगियों का अधिकतम विसर्जन क्या है? मतलब दोनों अस्पतालों के बीच का अंतर बताना है, मतलब डिस्पर्सन कितना है दोनों अस्पतालों के बीच में, वो बताना है हमें। देखिए साफ वैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2005 में सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस आपको साफ दिख रहा होगा। 2005 में अगर हम X और Y का डिस्पर्सन देखें तो X का है हमारा 12,000 और Y का है हमारा 4,000। 12,000 में से 4,000 का 8,000 बच जाएगा, तो 2005 में सबसे ज़्यादा डिस्पर्सन दिख रहा है। बाकी सब में भी आप माइनस करके देख सकते हैं। 2001 में देख सकते हैं 8,000 है, इसमें 6,000 है, यहाँ पे 2,000 का डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा 10,000 है, यहाँ 4,000 है, यहाँ पे हमारा 6,000 का डिफरेंसेस है। बाकी सब में भी क्या है, डिफरेंस बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा डिस्पर्सन हमारा 2005 में है 8,000 का, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8,000। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। किस वर्ष में अस्पताल X में रोगियों के पंजीकरण में अधिकतम कमी आई? तो यहाँ पे अब हमें अस्पताल X में देखना है कि उस किस में सबसे ज़्यादा अधिकतम कमी आई, कमी का पूछा है, ठीक है। X है हमारा ये ऊपर वाला, ठीक है। तो ऊपर वाले में आप देख ही सकते हैं साफ, इसका ग्राफ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारी 2005 से लेके 6 तक कमी, बहुत ज़्यादा कमी हुई है। ऊपर से देखिए ग्राफ एकदम से नीचे आ रहा है,
2005 से लेके 6 में कमी बहुत ही ज़्यादा हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं 12,000 था यहाँ पर, उसके बाद में नीचे एकदम गिरा है और 2,000 हो गया है। तो यहाँ पे 10,000 की हमारी कमी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का डी ऑप्शन, मतलब 2006 में हमारी सबसे ज़्यादा पंजीकृत रोगियों में कमी आई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब ये पैरा दिया हुआ है, इस पैरा को हमें पढ़ना है और फिर यहाँ ये क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे पैराग्राफ देखते हैं, उसके बाद में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। 16वीं शताब्दी एक ऐसा समय जब हर स्थान की आबादी बढ़ रही थी में लंदन का अभूतपूर्व विकास हुआ, जो यहाँ कुछ पहले के विकासों में तीव्रतम था। तेजी से विकसित होते इस बंदरगाह, जहाँ से कुल अंग्रेजी विदेशी व्यापार का 90% संचालित होता था तथा जहां अनुषंगी उद्योगों की व्यापक श्रृंखला पनप रही थी की तरफ बहुत सारे लोग उत्कृष्ट हुए। राजदरबार कोर्ट, जो अब स्थायी रूप से राजधानी में स्थित है, तथा कोर्ट की उपस्थिति से बड़ी संख्या में आकृष्ट होने वाले धनी तथा महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लिए सामग्रियों तथा सेवाएं अन्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही थीं। धनी व्यक्तियों के संकेंद्रण के कारण लंदन फुर्सत के समय को बिताने का एक बड़ा केंद्र तथा वृत्तक सेवाओं, विशेषकर चिकित्सा तथा कानून का प्रधान आपूर्तिकर्ता बन गया। आबादी की वृद्धि अब पूंजात्मक रूप धारण करने लगी। एक बृहद शहर में बहुत बड़ी संख्या में बसे लोगों के जीवित रहने के लिए आवश्यक सामग्रियों तथा सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता थी। लंदन सदा से ही स्वास्थ्य के लिए एक हानिप्रद स्थान रहा तथा देश के अन्य स्थानों की अपेक्षा यहाँ मृत्यु दर बहुत अधिक थी, जो कभी कभी महाविपत्ति का रूप धारण कर लेती थी, जैसे सन 1603, 1625 तथा 1665 के भयानक प्लेग, जिसमें से आखिरी प्लेग में शहर की आबादी का 1/6 भाग अर्थात 80,000 लोगों को काल ने निगल लिया। मृत्यु की इतनी ऊंची दर तथा इसकी तुलना में कमतर जन्म दर के कारण लंदन की आबादी का स्वाभाविक विकास कभी नहीं हो पाया। सन 1650 के बाद इस शताब्दी में जब लंदन का विकास होता रहा, परंतु अंग्रेज आबादी लगभग स्थिर रही। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी तादाद में लोगों का शहर में अप्रवासन हुआ, जिसके कारण लंदन की आबादी अब तक की अधिकतम आबादी हो गई। संभवतः तब 18वीं शताब्दी के आरंभिक काल में डेफो तथा होगार्थ के समय के इस शहर को देश के अन्य भागों के लिए शैक्षिक केंद्र तथा शिष्टाचार एवं विचारों के केंद्र के रूप में महत्ता मिली। तो ये था हमारा पैराग्राफ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, 17वीं शताब्दी में लंदन की आबादी की वृद्धि की दर अधिकतम थी, क्योंकि ऑप्शन ए है ब्रिटेन में लंदन में मृत्यु की दर उस समय सबसे अधिक थी। ऑप्शन बी है हमारा, यह वह समय था जब हर स्थान पर जनसंख्या की वृद्धि में गिरावट आ रही थी। ऑप्शन सी है प्रवासी लंदन की ओर खिंचे आ रहे थे, क्योंकि यहाँ के व्यापार में बहुत भारी वृद्धि हो रही थी। ऑप्शन डी है इसका उच्च मृत्यु दर इसके निम्न मृत्यु दर से संतुलित हो गया।
तो यहाँ पर 35 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रवासी लंदन की ओर खिंचे जा रहे थे क्योंकि वहाँ के व्यापार में बहुत भारी वृद्धि हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। देश के शेष भागों की तुलना में लंदन में 16वीं सदी में आबादी के कम होने का कारण क्या था? तो जैसे आपने पढ़ा ही था तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 36 प्लेग था, प्लेग ज़्यादा बहुत फैल गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, प्लेग का प्रायः फैलना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 1600 में लंदन की जनांकिकी के लक्षण थे। ऑप्शन ए है उच्च मृत्यु दरें और जन्म दरें। ऑप्शन बी है रोग का 3 बार प्रमुख रूप से फैलना। आखिरी बार इस रोग के फैलने से 80,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। सी है प्राकृतिक उन्नति के कारण जनसंख्या में वृद्धि का होना। डी है जनसंख्या में स्थिरता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक उन्नति के कारण जनसंख्या में वृद्धि का होना। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन। 17वीं शताब्दी में लंदन की आर्थिक उच्चता के उदाहरणों में शामिल है। ऑप्शन ए है राज दरबार का स्थायी रूप से राजधानी में आ जाना। बी है इंग्लैंड के विदेशी व्यापार का 9/10 भाग इसके डाक से होकर जाता था। ऑप्शन सी है लंदन के बंदरगाह के इर्द गिर्द अनेक भांति के द्वितीय उद्योगों की उन्नति। नेक्स्ट है डी है हमारा डेफो तथा हॉगार्ड के समय में इंग्लैंड में लंदन का प्रमुख बौद्धिक एवं सांस्कृतिक केंद्र बनना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन की बंदरगाह के इर्द गिर्द अनेक भांति के द्वितीय उद्योगों की उन्नति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। लंदन के लोगों में उच्च मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण कौन सा नहीं था? ऑप्शन ए है निम्न जनन क्षमता में वृद्धि। बी है रोगों की अनुपस्थिति। सी है राज्य के परिवार नियोजन विनिमय। डी है जनसंख्या का प्रवसन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निम्न जनन क्षमता में वृद्धि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, इस पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन। लंदन को फुर्सत का केंद्र निम्न में से किसने बनाया? ए है अनुषंगी उद्योगों की उन्नति। बी है उन लोगों जो पहले निर्धन थे के हाथ में दौलत का इकट्ठा होना। सी है मृत्यु दर में वृद्धि। डी है जनसंख्या के विदेशों में जाने में हुई वृद्धि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जनसंख्या के विदेशों में जाने में हुई वृद्धि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ये क्वेश्चन हमारा पैराग्राफ से अलग है, पैराग्राफ के क्वेश्चन 40 तक थे। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ा स्रोतों में से कौन सा प्रारंभिक आंकड़ा संग्रह पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए है भारत की जनगणना। बी है राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण। सी है भारत के आंकड़ा सार। डी है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। तो 41 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, भारत के आंकड़ा सार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित 4 आंकड़ा विन्यास में ज़्यादा विसर्जन किस में है? मतलब सबसे ज़्यादा डिस्पर्जन किस में दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इस नंबर में मतलब कौन सा ऐसा आपको
ऑप्शन दिख रहा है जिसमें नंबरों में ज़्यादा अंतर दिख रहा हो। तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में साफ अंतर ज़्यादा दिख रहा है। 0 से 5 में इतना तो है सब में, 5 से 8 में, 8 से 10 में डिफरेंस काफ़ी, 8 से 10 में भी 2 का डिफरेंस है, 10 से -2 में 12 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। और -2 से 8 में भी डिफरेंस है काफ़ी, 6 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में काफ़ी ज़्यादा डिस्पर्जन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा इंटरनेट की सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है डाटा इंक्रिप्शन, ऑप्शन बी है वाटर मार्किंग, ऑप्शन सी है डाटा हाइडिंग, ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। तो यहाँ पर 43 का हमारा आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टीबी। टेराबाइट भंडारण की स्टोरेज कैपेसिटी की सबसे बड़ी इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बिट का तात्पर्य है? ऑप्शन ए है बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, बी है बाइनरी डिजिट, सी है बाइनरी ट्री, डी है बाइवेरिएट थ्योरी। तो यहाँ पर बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक डेटा संरचना नहीं है? ऑप्शन ए है एरे, बी है बाइनरी ट्री, सी है क्यू और डी है स्टैक। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री हमारा क्या है, रैखिक डेटा संरचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क उपकरण नहीं है? राउटर, स्विच, हब, सीपीयू। 47 का यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू हमारा नेटवर्क उपकरण नहीं होता है बल्कि प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है। ए है उच्च स्तरीय भाषा, बी है निम्न स्तरीय भाषा, सी है असेंबली भाषा, डी है प्राकृतिक भाषा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, प्राकृतिक भाषा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। महान भारतीय सोहन चिड़िया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिड़िया कहाँ पाई जाती है? राजस्थान तथा थार रेगिस्तान में, बी है भारत के तटीय क्षेत्र, सी है मालाबार तट, डी है डेल्टा क्षेत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान का थार रेगिस्तान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है? ए है कंचनजंगा, बी है एवरेस्ट पर्वत, सी है अन्नपूर्णा, डी है धौलावीरा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का बी करेक्ट हो जाएगा, एवरेस्ट पर्वत। क्वेश्चन नंबर 51। सबसे अधिक का जल कालिक किससे निकलता है? ए है पेट्रोल वाहन, बी है सीएनजी वाहन, सी है डीजल वाहन, डी है तापीय शक्ति संयंत्र। 51 का हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तापीय शक्ति संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है?
ऑप्शन ए है परिवहन क्षेत्र, बी है सीमेंट संयंत्र, सी है वस्त्र उद्योग, डी है रासायनिक उद्योग। 52 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, परिवहन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में से किसका अतिमितव्ययिता के साथ दोहन किया जा सकता है? ए है सौर, बी है पवन, सी है भूतापीय, डी है समुद्री तापीय ऊर्जा संपरिवर्तन। 53 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सौर। नेक्स्ट देखते हैं 54। भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? भूकंप, बाढ़, भूस्खलन या ज्वालामुखी। 54 का आंसर हो जाएगा बाढ़, सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। अब देखते हैं 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 1500 विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की सिफारिश का आशय क्या है? ऑप्शन ए है ज़्यादा अध्यापन के पदों को बताना, बी है उच्च शिक्षा में शिक्षार्थियों के दाखिले को यकीनी बनाना, सी है निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के स्थान पर सरकारी संस्थानों को स्थापित करना, डी है ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को शहरी क्षेत्रों के संस्थानों में तीव्र गति से लाना। 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के दाखिले को यकीनी बनाना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही का संचालन होता है। ऑप्शन ए है केवल अंग्रेजी में, बी है केवल हिंदी में, सी है हिंदी व अंग्रेजी दोनों में, डी है संविधान के 8वें परिशिष्ट में सम्मिलित सभी भाषाओं में। तो यहाँ पे 56 का हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी व अंग्रेजी दोनों में ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सा अधिक अंतरक्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख केंद्र है? संगोष्ठी, वर्कशॉप, व्याख्यान, समूह चर्चा। 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, समूह चर्चा। 58 क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद संगठित होती है। ऑप्शन ए है लोकसभा व राज्यसभा से, बी है लोकसभा राज्यसभा व उपराष्ट्रपति से, सी है लोकसभा राज्यसभा व राष्ट्रपति से, डी है लोकसभा राज्यसभा व दोनों के सचिवालय सहित। 58 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा राज्यसभा व राष्ट्रपति से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। भारत में उच्च शिक्षा में पंजीकरण में शिक्षा की दोनों प्रणालियों, औपचारिक प्रणाली व दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का योगदान होता है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली योगदान करती है, कितना करती है? ऑप्शन ए है औपचारिक प्रणाली का 50%, बी है औपचारिक प्रणाली का 25%, सी है औपचारिक प्रणाली का 10%, डी है उच्च शिक्षा में पंजीकरण के आंकड़ों पर विचार करते समय दूरस्थ शिक्षा के योगदान पर विचार ही नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक शिक्षा का 25% करती है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। इसमें अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन ए है हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अकादमिक स्टाफ कॉलेज शिक्षकों की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने के लिए अस्तित्व में आए। कारण आर है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त कराना होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ए व आर दोनों सही हैं और आर उसका सही स्पष्टीकरण है।
ऑप्शन बी है ए व आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है आर गलत है, डी है ए गलत है आर सही है। तो यहाँ पे हमारा 60 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए व आर दोनों सही हैं और आर उसका सही स्पष्टीकरण है। तो ये थे हमारे नेट के 60 क्वेश्चन दिसंबर 2009 के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे और इन क्वेश्चन से आप लोगों की काफ़ी हेल्प भी होगी।